Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 8 related to direct taxation, that is income under the head capital gains. अब ये क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझिएगा. इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में हमने देखा है सेक्शन नंबर 45 से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक कवर किया गया है. अब पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1, जो कि बोल रहा था कि कैपिटल गेन अराइज होगा. कब अराइज होगा? जब आपके पास कैपिटल एसेट है, आप उसका ट्रांसफर कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, तभी आप कैपिटल गेन अराइज करेंगे. सो हमने क्या बोला? 3 चीजें होना जरूरी है कैपिटल गेन के लिए. सबसे पहले कैपिटल एसेट, फिर ट्रांसफर और प्रॉफिट या लॉस अराइज होना चाहिए. हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये कैपिटल एसेट होता क्या है. कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14 में, जो कि बोलता है कि सारे जो भी एसेट्स है ना, वो सारे के सारे हमारे कैपिटल एसेट्स कहलाएंगे. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस दे दिए गए. एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि जो स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड जो हमारे पास है, वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा. क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसको हम कहाँ टैक्सेबल करते हैं? हम इसको टैक्सेबल करते हैं अंडर द हेड पीजीबीपी. इसको हम बिजनेस इनकम मानते हैं. अगर इसका सेल होता है, इसका ट्रांसफर होता है, तो वो बिजनेस इनकम में शो की जाती है, ना कि एज कैपिटल गेन. इसलिए इसको हमने कहाँ डाला है? पीजीबीपी में डाला है, और ये इसीलिए इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते. लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज को अपने पास एज स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं, तो उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे. ठीक है, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने पास सिक्योरिटीज को एज स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एसेट कहलाएगा. नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, मतलब कैपिटल एसेट कब नहीं कहलाएगा, अभी हम देख रहे हैं. ठीक है, पर्सनल मूवेबल एसेट अगर आपके पास है, तो सारे पर्सनल मूवेबल एसेट हमारे कैपिटल एसेट नहीं होते. लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है. प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्केचेस, स्कल्पचर एंड सिक्योरिटीज ऐसे हैं जो कि पर्सनल मूवेबल है, लेकिन फिर भी इनको हम कैपिटल एसेट के अंदर रखते हैं. ये सारे जो भी एसेट्स हैं, वो कैपिटल एसेट के अंदर कवर किए जाएंगे. नेक्स्ट इसके बाद हमने डिस्कस किया था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो है कैपिटल एसेट नहीं होता. साथ साथ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, गोल्ड बॉन्ड एंड स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, ये सारे हमारे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते. ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट. तो 2 टाइप होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. डिसाइड कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू होल्डिंग पीरियड. अगर होल्डिंग पीरियड अप टू 36 मंथ्स है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 36 मंथ्स है, इन दैट केस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? सर्टेन केसेस में होल्डिंग पीरियड 12 मंथ होता है और कुछ केसेस में 24 मंथ होता है. 12 मंथ किसके लिए होता है? लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज के लिए, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए, यूनिट्स ऑफ यूटीआई के लिए एंड जीरो कूपन बॉन्ड के लिए. इनके लिए हमारा पीरियड, होल्डिंग पीरियड हम कितना देखते हैं? 12 मंथ्स. और 24 मंथ्स देखते हैं हम लैंड, बिल्डिंग और बोथ या फिर अनलिस्टेड शेयर्स के लिए. अब इसके आगे के नेक्स्ट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. हमने कैपिटल एसेट को इन डिटेल पढ़ लिया है. अब हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफर क्या होता है ना. हमने क्या बोला कि सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1 3 चीजें चाहता है. पहला कैपिटल एसेट, दूसरा ट्रांसफर. ट्रांसफर कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 47 में बताया गया है कि ट्रांसफर क्या होगा. क्या बोला गया है इसमें समझिएगा. इसमें लिखा है कि हमारा जो भी सेल है, एक्सचेंज है, रिलिंक्विशमेंट है, एक्सटिंग्विशमेंट है, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, any transaction of immovable property under section 53A and any transaction which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property. तो ये सारी चीजें बोल रहा है कि ये सारी चीजें ट्रांसफर कहलाएगी. अब इन डिटेल इनको हम समझते हैं एक बार. देखिए, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47. 2 सबसेक्शन 47 में ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है. सबसे पहले बोला जा रहा है सेल. सेल तो हमको पता है क्या होता है. मिस्टर ए है, मिस्टर ए अगर अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं टू मिस्टर बी,
यहाँ पे ट्रांसफर किस बेसिस में हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है, और मिस्टर बी उसके बदले उनको दे रहे हैं, समझ लीजिए 40 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, सेल का केस। तो अगर सेल होता है तो यहाँ पे ट्रांसफर माना जाता है, सेल को ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर किया गया है, और यहाँ पे कैपिटल गेन किसके ऊपर अराइज होगा, मिस्टर ए के ऊपर कैपिटल गेन अराइज होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या बोलता है, एक्सचेंज मतलब ये बार्टर सिस्टम वाला केस है, जहां पे मिस्टर ए भी अपना प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं और मिस्टर बी भी अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी को, मिस्टर बी मिस्टर ए को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पे और कुछ कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जा रहा है। इन दैट केस यहाँ पे अब एक्सचेंज को भी ट्रांसफर बोला गया। तो ट्रांसफर किसके बेसिस में हो रहा है, कौन कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, मिस्टर ए भी ट्रांसफर कर रहा है, मिस्टर बी भी ट्रांसफर कर रहा है। तो हमने बोला था ट्रांसफरर के ऊपर क्या लगता है, कैपिटल गेन। तो यहाँ पे मिस्टर ए भी ट्रांसफरर है तो उनके ऊपर भी कैपिटल गेन लगेगा, और मिस्टर बी भी ट्रांसफर है तो उनके ऊपर भी कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। रिलिंक्विशमेंट मतलब अपना राइट छोड़ देना, मतलब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का राइट अभी तक मिस्टर ए होल्ड करते थे, अब मिस्टर ए ने ये राइट छोड़ दिया है, लेकिन ये राइट खत्म नहीं हुआ, ये राइट ट्रांसफर हो गया है टू मिस्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपना राइट छोड़ रहे हैं और अपना राइट किसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, मिस्टर बी को। सो अगर आप राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारा एसेट है, अब एसेट का राइट पहले हमारे पास था, दैट वाज मिस्टर ए के पास था, अब मिस्टर बी के पास ट्रांसफर हो गया है, तो ये भी क्या कहलाता है, ट्रांसफर कहलाता है, और इसके अंदर भी कैपिटल गेन अराइज होता है। नेक्स्ट आता है एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट क्या बोल रहा है, सो एक्सटिंग्विशमेंट मतलब हमारा जो है वो पर्टिकुलर एसेट तो है, लेकिन राइट क्या हो गया है, एक्सटिंग्विश हो गया है, अब राइट है नहीं। ठीक है, तो समझ लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम शेयर्स का। सो मिस्टर ए है, मिस्टर ए होल्ड करते थे पहले 2000 शेयर्स ABC लिमिटेड के। ठीक है, लेकिन ABC लिमिटेड ने क्या किया, अब इसमें से 1000 शेयर्स के पैसे मिस्टर ए को दे दिए, और 1000 शेयर्स जो हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब मिस्टर ए के पास नहीं है ना, मिस्टर ए के पास नहीं, और वो राइट किसी और को ट्रांसफर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो शेयर्स उनसे ले लिया गया है। अब समझिएगा, यहाँ पे उनका जो राइट है वो क्या हो गया है, एक्सटिंग्विश हो गया है, और ये राइट अब किसी और को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है, कंपनी शेयर्स ले रही है, उसके बदले उनको उनका पैसा दे दे रही है, तो यहाँ पे उनके शेयर का रिडक्शन हो रहा है, जितना उनके पास पहले था उससे अब कम हो रहा है, तो और उनका राइट जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है, मतलब जो 1000 शेयर्स का राइट है वो अब उनको नहीं मिलेगा, ना ही वो राइट किसी और को ट्रांसफर हो रहा है। इन दैट केस ये क्या कहलाएगा, एक्सटिंग्विशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज इसमें समझिएगा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सो फोर फीचर मतलब क्या होता है, हमने शेयर्स खरीदे, ठीक है, समझ लीजिए शेयर्स मिस्टर ए ने खरीदे हैं ABC लिमिटेड के, जो कि शेयर का प्राइस था 10 पर शेयर, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ 5 पर शेयर पेमेंट किया है, और बचा हुआ अमाउंट अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया, और पेमेंट की ड्यू डेट भी आ गई, तो कंपनी ने वेट किया, लेकिन बाद में कंपनी ने क्या किया, उनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। तो ये जो फोर फीचर है उसको कहाँ कवर किया जाता है, तो फोर फीचर हमारा एक्सटिंग्विशमेंट के अंदर कवर किया जाता है, और इसमें भी फोर फीचर में भले ही हमारा यहाँ पे कैपिटल एसेट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब देखा जाए तो इनका जो है कंसिडरेशन नहीं आ रहा है ना, क्या हो रहा है, मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदे, अब मिस्टर ए के शेयर्स को वो वापस ले जा रहे हैं, उसके बदले कोई भी कंसिडरेशन वो नहीं दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पे उसको ट्रांसफर माना गया है, और कैपिटल गेन यहाँ पे भी अराइज किया जाता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई हो आपको, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपल्सरी एक्विजिशन। सो कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, आगे हम जब इससे रिलेटेड सेक्शंस पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंपल्सरी एक्विजिशन, सो कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब क्या, गवर्नमेंट जो है वो समझ लीजिए वो रेलवे बना रही है, रेलवे बनाते समय मिस्टर ए है, मिस्टर ए की हाउस प्रॉपर्टी बीच पे आ गई,
ठीक है, उनका रेलवे ट्रैक जहां बन रहा था उसके बीच में मिस्टर ए की प्रॉपर्टी आ गई, तो अब गवर्नमेंट क्या बीच में ही रोक देगी? तो आंसर इज नो, गवर्नमेंट उसके आगे भी बनाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्विजिशन करेगी। ठीक है, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर करेगी और उसके बदले उनको कुछ कंसिडरेशन देगी। ठीक है, भले ही हमने देखा है कि जब सेल होता है तो सेल में दोनों पार्टी का विलफुल एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों तैयार होने चाहिए तभी होता है, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है तो मिस्टर ए तैयार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना। फिर भी कंपल्सरी एक्विजिशन को हमने कैपिटल एसेट की ट्रांसफर के अंदर रखा है, और अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी या फिर कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है उसके बदले कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वो हमारा ट्रांसफर के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड बाय ओनर। हमारा जो ओनर है वो क्या कर रहा है, अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास अपनी ज्वेलरी कुछ पड़ी है, तो वो क्या कर रहे हैं, ये ज्वेलरी उनके पास बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए पड़ी हुई थी, तो उस पर्टिकुलर पीरियड, जितने पीरियड के लिए वो उनके पास ये था, वो उनका कैपिटल एसेट कहलाएगा। अब उसके बाद वो उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो स्टॉक इन ट्रेड में जब आप कन्वर्ट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को, तो ये जो है, भले ही यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, फिर भी इसको ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर रखा गया। मिस्टर ए अपना ही एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई और सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी इसको हम ट्रांसफर की डेफिनेशन में रखते हैं, क्योंकि कैपिटल एसेट यहाँ से एग्जिस्ट करना खत्म हो जाएगा, उसके आगे हमारा स्टॉक इन ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक के लिए कैपिटल गेन लगता है। उसके आगे के लिए अगर आप इसके बाद इसको सेल कर देते हैं तो वो हमारा पीजीबीपी के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, सो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है एनी ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 53A क्या बोलता है, यहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है, ये मैंने इन डिटेल पिछले सारे जब भी हेड्स पढ़े हैं हमने उसमें बता रखा है, इसलिए मैं अभी आपको ये इन डिटेल नहीं बता रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है, और पार्ट परफॉर्मेंस के बाद पोजेशन जो है कैपिटल एसेट का वो ट्रांसफर कर दिया गया है। सो इन दैट केस भी क्या बोला जाता है, इसको भी हम ट्रांसफर के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनी ट्रांजेक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफर हो रहा है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई पर्सन एंजॉयमेंट कर रहा है तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर किया गया है। एग्जाम्पल देखिएगा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, और उसके एक मेंबर है मिस्टर ए। मिस्टर ए इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी भी रीजन से, समझ लीजिए, एक अपना हाउस प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर ए को रहने के लिए दे दिया है। ठीक है, मिस्टर ए वहां पे अभी रह रहे हैं, सो उसके लिए वो कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ओनर कौन माना जाएगा, मिस्टर ए माना जाएगा ओनर, और यहाँ पे उसका ट्रांसफर माना जाए, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना एसेट मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दिया है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। सो ये थी हमारी ट्रांसफर की डेफिनेशन जो कि सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 47 के अंदर कवर की गई है। क्या क्या है, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एंड कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि ट्रांसफर कर रहा है या अनेबल कर रहा है एंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या चीजें हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1 हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है ना। हमने सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1 को पूरा समझ लिया है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1 में दो चीजें इंक्लूडेड है, एक तो कैपिटल एसेट, दूसरा ट्रांसफर। हमने दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम सेक्शन नंबर 45 को कंटिन्यू करने से पहले हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 48 क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर हमको कंप्यूटेशन नहीं पता है तो हम सेक्शन नंबर 45 को आगे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो उसके लिए हमको कंप्यूटेशन पता होना चाहिए। कंप्यूटेशन किस तरीके से हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। सो कैपिटल गेन हमको पता है कि दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे अराइज होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे अराइज होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे। ठीक है, सो सेक्शन नंबर 48 हमको बताता है कि किस तरीके से आप इसका कंप्यूटेशन करेंगे। सो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर सेल हुआ है तो सेल की वैल्यू हम ले रहे हैं, समझ लीजिए 100 रुपीज में सेल हुआ है, और जितना भी खर्चा हुआ होगा, जो भी सेल कर रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन को, समझ लीजिए 50 रुपीज उसका खर्चा हुआ, तो वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। सिमिलर वही चीज हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिया सेलिंग प्राइस और जितना भी कॉस्ट प्राइस बचा, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। सो क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहले हम लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसको हम सेल कंसिडरेशन करके भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ पर्टिकुलर कैपिटल एसेट, मतलब जितना में सेल हुआ या जितने में ट्रांसफर हुआ, इसमें से अगर कोई भी खर्चा किया गया है उसको ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि समझ लीजिए हमने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए हमको कोई पर्सन नहीं मिल रहा था, मतलब जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी को खरीदे, तो हमने बीच में ब्रोकर को रखा और ब्रोकरेज पेमेंट की है, तो वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कहलाएगा। तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका कहलाएगा नेट कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन आप यहाँ पे बोल सकते हैं, नेट सेल कंसिडरेशन। इसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी। इसके बाद हमने क्या बोला, हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना भी हमारा खर्चा हुआ है उसको परचेस करने में, तो वो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब हमने उस एसेट को खरीदने में कितना खर्चा किया वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगा। और इसके बाद अगर आपने अपने एसेट में कोई भी इंप्रूवमेंट किया है तो वो भी आप यहाँ से डिडक्ट करते हैं एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और इसके बाद जो वैल्यू आती है वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके बाद हमारी वैल्यू आएगी। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमको पता है कि क्या होता है, जो भी आपकी सेल या फिर ट्रांसफर की वैल्यू है वो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लेते हैं। एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर में क्या लेते हैं, सेल करने से रिलेटेड हमने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है वो हम लेते हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर में, रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऑन सेल। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसफर। सो इसके बाद जो वैल्यू आएगी, फुल वैल्यू को एक्सपेंस से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा नेट कंसिडरेशन कहलाता है। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, समझ लीजिए आपने उसको परचेस किया था, तो परचेस करने के टाइम पे आपने कितना खर्चा किया था वो यहाँ से माइनस करेंगे। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करते हैं, मतलब समझ लीजिए हाउस प्रॉपर्टी आपके पास, आगे जाके हाउस प्रॉपर्टी में आपका सिर्फ एक ही फ्लोर था, आपने नेक्स्ट सेकेंड फ्लोर भी बनवाया, तो सेकेंड फ्लोर बनाने का इम्प्रूवमेंट कॉस्ट भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब समझिएगा, ये हमने समझ लिया कि क्या कंसेप्ट होता है नॉर्मली। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। सो हम क्वेश्चन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारी बुक का, सीएमए इंटर से रिलेटेड बुक। यहाँ पे बोल रहा है मिस्टर दिवेश है जो कि परचेस किया है उन्होंने गोल्ड रिंग और एज ऑन 17/8/2018 को परचेस किया है फॉर 20,000 रुपीज। ऑन 1/5/2019 उन्होंने डायमंड सीव कराया है उसी पर्टिकुलर रिंग में अपने कॉस्ट पे 25,000 के कॉस्ट में उन्होंने करवाया है। 1/8/2019 को वो उस पर्टिकुलर रिंग को 80,000 में बेच देते हैं और उसमें उनका ब्रोकरेज का कॉस्ट आता है 5,000 रुपीज। आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, तो कैपिटल गेन जब भी कंप्यूट करें तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो ये कैसे चेक होता है, हमने याद है हमको, अब क्या देखते हैं, होल्डिंग पीरियड देखते हैं। सो गोल्ड के लिए क्या 12 मंथ्स में कवर्ड है, तो आंसर इज नो। 24 मंथ्स में कवर्ड है क्या, सो आंसर इज नो। किस में कवर्ड है, 36 मंथ्स में। 12 और 24 मंथ्स वाले होल्डिंग पीरियड में जो चीज कवर्ड नहीं है वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, 36 मंथ्स में। ठीक है, हमको पता है कि गोल्ड जो है हमारा कैपिटल एसेट में कवर किया जाता है, कैपिटल एसेट में कवर्ड है, तो आप उसके बाद क्या चेक करेंगे कि वो
होल्डिंग पीरियड क्या है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। तो ये हम होल्डिंग पीरियड से चेक करते हैं। और हमने बोला कि गोल्ड का होल्डिंग पीरियड होता है 36 मंथ्स। अगर 36 मंथ्स के अंदर है तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। हमारा यहाँ पे होल्डिंग पीरियड अगर आप देखें तो 17/8/2018 से उसके पास था, और उसने बेचा कब है, 1/8/2019 को बेचा है। ठीक है, मतलब हमारा जो डेट है, सो डेट हम कहाँ से लेंगे, हम लेंगे 17/8/2018 से लेके 1/8/2019 से पहले वाला दिन, दैट इज 31/7/2019 तक का हम लेंगे। ठीक है, सो अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो ये आपका गोल्ड है, ठीक है, हमारा जो गोल्ड है वो हमारे पास 17/8/2018 से लेके 31/7/2019 तक का था। मतलब क्या यहाँ पे आपके 3 साल कंप्लीट हो गए? तो आंसर इज नो, यहाँ पे तो हमारे 1 साल भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा एसेट कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। और इस पर क्या चार्ज करेंगे हम चार्ज करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज करना हमने अभी सीखा है, कैसे कैलकुलेट होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, जितने में आपने ट्रांसफर किया है। तो ट्रांसफर की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 80,000 पे हमने ट्रांसफर किया है। सो 80,000 हो गया हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर को डिडक्ट करते हैं। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हमको दिया हुआ है 5,000। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा नेट सेल कंसिडरेशन। सो नेट सेल कंसिडरेशन यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 75,000। सो ये आ गया हमारा नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना दिया, हमने कितने पे खरीदा था, हमने खरीदा था 20,000 पे। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप यहाँ से माइनस करेंगे, और साथ साथ हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे हमने इम्प्रूव किया, उस पर डायमंड ड्यू कराया है 25,000 का। सो ये इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। सो ये दोनों अमाउंट हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे, तो एट लास्ट हमारे पास बचेगा 30,000। तो ये जो 30,000 है वो क्या होगा, ये है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली। हमने देखा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, है ना। हमको पता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल कंसिडरेशन, उसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस किया जाता है, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करते हैं। ठीक है, सो एक चीज समझिएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया मिस्टर बी को। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया मिस्टर बी को। मिस्टर बी को 80 लाख रुपीज इसके लिए देने थे। अब 80 लाख रुपीज मिस्टर बी ने बोला मैं एक बार में नहीं दे पाऊंगा, मैं इंस्टॉलमेंट में आपको ये हाउस प्रॉपर्टी का 80 लाख रुपीज दे दूंगा। तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी। सो समझिएगा, भले आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें या आप पूरा लमसम में पेमेंट करें, टोटल अमाउंट कितना पेमेंट होना है उस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी के लिए, 80 लाख रुपीज। सो ये 80 लाख रुपीज पूरा का पूरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा। ठीक है, सो इंस्टॉलमेंट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंसिडरेशन पूरा ही लेंगे जितना आपका, आप उतने में जितने में आप उसको सेल करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा, अगर किसी भी केस में हमको नहीं पता है कि ट्रांजैक्शन कितने में हुआ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं। यहाँ पे ये हाउस प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता या फिर मिस्टर ए नहीं बता रहा है कि कितने रुपए में उन्होंने मिस्टर बी को वो पर्टिकुलर एसेट ट्रांसफर किया है। इन दैट केस यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी, तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली जाती है फेयर मार्केट वैल्यू। जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली जाएगी। ये लिखा है सेक्शन नंबर 50D में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। आगे भी हम इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। सो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हमको पता है, जैसे ब्रोकरेज का पेमेंट हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें हमारा यहाँ पे कवर की जाती, ब्रोकरेज कमीशन अगर कुछ भी आप दे रहे हैं तो। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर जरूरी होना चाहिए तभी उसको कवर किया जाएगा, अदरवाइज कवर नहीं किया जाएगा। अगर आपने बिना मतलब एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर कर रखा है तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। ठीक है,
अब ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर आपके ट्रांसफर होने के पहले भी हो सकता है और ट्रांसफर होने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। सो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर इनकर हम ट्रांसफर होने से पहले भी कर सकते हैं और ट्रांसफर होने के बाद भी एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर आ सकता है। समझ लीजिए लिखा है कि एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1% हुआ। अब ये 1% किसका लिया जाएगा, तो समझिए हमारा जो सेल कंसिडरेशन है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने में भी हमने उसको बेचा है, समझ लीजिए हमने उसको बेचा है 6 लाख रुपए में, तो जो भी सेल वैल्यू होगी जितने में भी आपने ट्रांसफर किया है उसका आप 1% लेंगे, ठीक है। सो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लिया जाता है जितने में भी आपने ट्रांसफर किया है उसका 1%। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको पता है कि उस एसेट को एक्वायर करने में आपने कितना खर्चा किया है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाता है। अब समझ लीजिए ऐसा केस है जहां पे ये सेम केस लेते हैं हम, मिस्टर ए और मिस्टर बी का केस है। मिस्टर ए अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर बी को, ठीक है, या फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। मिस्टर ए है जो कि एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जिससे पास से वो हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर रखा है, ठीक है। सो मॉर्टगेज से छुड़ाने के लिए भी अगर मिस्टर ए ने कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर किया है वो भी हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई खर्चा है वो सब कुछ हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कवर किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में मैंने आपको बताया कि जो भी आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो सारे इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट आप यहाँ पे शो करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं एक और रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपको और अच्छे से इस पे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जहाँ पे है मिस्टर ए जिन्होंने हाउस परचेस किया है 25 लाख रुपीस का। कब परचेस किया है, 15/6/2017 को। 18/5/2018 को उन्होंने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट कराया उसमें और उसमें उनका 12 लाख रुपए खर्च हुआ। इसके बाद उन्होंने 15/12/2018 को 5 लाख रुपए खर्च किए व्हाइट वॉश कराने के लिए। फिर 1/4/2019 को उन्होंने ये हाउस बेच दिया 55 लाख रुपीस में और ब्रोकरेज जो है वो 1% है। आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि जो भी एसेट ट्रांसफर हो रहा है वो क्या कैपिटल एसेट है। सो यहाँ पे हाउस ट्रांसफर हो रहा है, हाउस ट्रांसफर हो रहा है, हाउस कैपिटल एसेट है क्या, तो आंसर इज यस, एज लैंड बिल्डिंग को हमने कवर करके रखा है हमारे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में। अब फिर नेक्स्ट क्या चेक करना होता है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होगा, होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। सो मिस्टर ए के पास एसेट कब से था, 15/6/2017 से उनके पास था और उन्होंने ट्रांसफर कब किया, 1/4/2019 को ट्रांसफर किया। मतलब इससे पहले की डेट हम देखेंगे दैट इज 31 मार्च 2018 तक उनके पास था, हम ऐसा मानेंगे, ठीक है। सो होल्डिंग पीरियड कितना आ रहा है यहाँ पे, 17 से लेके 18, अभी एक साल भी हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हम क्या चार्ज करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज करेंगे। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है, सबसे पहले हमको चाहिए होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे बोला गया कि हमने कितने में बेचा है, 55 लाख में, तो 55 लाख हो गया हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट इसके बाद हम डिडक्ट करते हैं इसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1% दिया, 1% किसका लेंगे, हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का 1% हम यहाँ पे लेंगे। सो अगर हम ले 55 लाख का 1% दैट इज इक्वल टू 55,000 रुपीज हमने खर्च किया है ऑन ट्रांसफर, ठीक है। सो रिमेनिंग हमारे पास कितना रहेगा, तो 55 लाख माइनस 55,000 दैट इज इक्वल टू 54 लाख 45,000, ठीक है। सो 54,45,000 हमारे पास बचा जो कि है नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने एक्वायर कितने पे किया था, 25 लाख पे, तो 25 लाख हम यहाँ से माइनस करेंगे और साथ साथ हम यहाँ क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट अगर आप देखें तो इम्प्रूवमेंट 2 बार हुआ है। पहला हुआ है 18/5/2018 को जो कि कंस्ट्रक्ट कराया हमने फर्स्ट फ्लोर 12 लाख रुपीस खर्च करके, तो फर्स्ट फ्लोर हमने कंस्ट्रक्ट कराया उसका 12 लाख हम ले लेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि 15/12/2018 को हमने 5 लाख रुपए खर्च कराया है व्हाइट वॉश कराने में। सो ध्यान दीजिएगा एक चीज, हम ये जो व्हाइट वॉश वाला 5 लाख रुपए है उसको माइनस नहीं कर सकते। क्यों माइनस नहीं कर सकते, तो आंसर इज आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही माइनस कर सकते हैं। मतलब अगर आपने
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कोई भी इंप्रूवमेंट कराया है तो वो कवर नहीं किया जाएगा, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ही कवर किया जाता है। इसलिए सिर्फ हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में सिर्फ 12 लाख माइनस करेंगे, जो कि फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट कराने का, फर्स्ट फ्लोर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ठीक है, सो अगर आप इसको माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 54,45,000 माइनस 25 लाख माइनस 12 लाख, दैट इज इक्वल टू, ये आपका आ रहा है 17,45,000। एक बार आप भी इस अमाउंट को चेक कीजिएगा, 17,45,000 आ रहा है, जो कि हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई हो रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब आता है, इसके बाद हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब जो कि 3 साल, दैट इज 36 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए है, या फिर कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए 12 मंथ से ज्यादा और 24 मंथ से ज्यादा। सो देखिए, हमारा जो, अगर आप देखें शॉर्ट टर्म पीरियड में हमारे एसेट की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होती है, मतलब जितने में आपने खरीदा उसके आसपास की वैल्यू होगी जितने में आपने, जब आपने उसको सेल किया। लेकिन फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हम बेच रहे हैं 2019-20 में, लेकिन उस पर्टिकुलर एसेट को हमने खरीदा था 2010-11 में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर्स का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। सो ये 9 ईयर्स के डिफरेंस में क्या वैल्यू सेम ही रहने वाली है? मतलब 2010-11 में हमने जो एसेट को परचेज किया था उसकी वैल्यू 2019-20 में उतनी रहने वाली है क्या? आंसर इज नो, बहुत ज़्यादा वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर आप 10-11 में हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो आपको 10 लाख में ही मिल जाएगी, लेकिन अगर हम वही हाउस प्रॉपर्टी आपको 2019-20 में खरीदना है तो 50 लाख रुपीज़ तक की आपको वो मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को कवर करने के लिए क्या बोला गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन सेम उसी तरीके से होगा जैसे शॉर्ट टर्म का किया जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स कर देना है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का भी इंडेक्स कर देना है। अब इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स मतलब उसमें इन्फ्लेशन का वैल्यू भी जोड़ देना है। मतलब जो चीज 2010-11 में अगर समझ लीजिए 100 रुपए की आती थी तो 2019-20 में वो कितने रुपए की आएगी, वो हमारा इन्फ्लेशन की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि 2010-11 में 100 रुपए की जो चीज आती थी वो 2019-20 में कितने की आएगी? सो उसके लिए हमको प्रोवाइड किया गया है टेबल, जो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को आपको शो करता है। यहाँ पे इस टेबल में आपको मिल जाएगी वैल्यू फ्रॉम 2001 टू 2019-20। ठीक है, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर की वैल्यू है। मतलब आप किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ लीजिए असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर 2019-20। तो 2019-20 की CII आपको दिया हुआ है, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे हैं, तो क्या मैम हमको सब कुछ याद रखना होगा? तो आंसर इज नो। आपको एक तो आप 2018-19, 2019-20 की याद रखिए और 2001-2 की याद रखिए। अगर इसके अलावा कोई भी CII की वैल्यू आती है, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू आपको पूछी जाती है, तो वो सब आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये सारे वैल्यूज है 2001-2 से लेके 2019-20 तक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो एसेट है वो 2001-2 से पहले खरीदा है, मतलब हमने खरीद लिया 1999 में खरीद लिया है समझ लीजिए, तो क्या होगा, उसके लिए तो हमारे पास कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है। इन दैट केस आप देखेंगे 1999 और 2001-2 इनकी वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे आपके एसेट की वैल्यू समझ लीजिए 20 लाख थी और 2001-2 में आते तक उसकी वैल्यू हो गई 30 लाख। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को लेंगे और इसके ऊपर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाएंगे। मैं क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। समझ लीजिए कि 1999 में उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू थी 30 लाख, लेकिन 2001-2 में आके उसकी वैल्यू हो गई 20 लाख। तो आपको लेना है हायर वैल्यू, दोनों में से जो भी हायर होगा, तो यहाँ पे हायर है 30 लाख, इसलिए हम यही लेंगे। और CII कौन सा लगाएंगे, CII लगाएंगे 2001-2 का। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, बस हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से करना है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे उसका आपको इंडेक्सेशन करना होगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है 23 दिसंबर 2019 को रजत ने बेचा है 500 ग्राम का गोल्ड। सेल कंसिडरेशन उसका है 13,50,000। तो 23 दिसंबर 2019 को हमने बेचा है और उन्होंने ये गोल्ड कब एक्वायर किया था, 20 अगस्त 2000 में एक्वायर किया था।
ठीक है। कितने रुपीस का? 4 लाख रुपीस का। फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 500 ग्राम्स का 1 अप्रैल 2001 का 3,60,000। आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि जो एसेट है वो कैपिटल एसेट है कि नहीं, तो गोल्ड हमारा कैपिटल एसेट है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। तो 2019 में हम बेच रहे हैं, खरीदा कब था हमने? 2000 में खरीदा था। तो यहाँ पे आप देखें तो 19 ईयर्स का अप्रॉक्स आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑफकोर्स की बात है, लॉन्ग टर्म आएगा। सो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सबसे पहले हमको चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि आपको दी हुई है 13,50,000। फिर कुछ एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हो तो वो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमको एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो वो आपका नील रहेगा। सो नेट सेल कंसिडरेशन की वैल्यू हमारी 13,15,000 ही रहेगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे चीजें शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आपको इनकी फुल वैल्यू लिखनी है। और जब भी आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ आगे, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर, जिस भी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2020-21 के लिए। सो वो आपको लिखना है। फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको शो करनी है, पूरा नाम लिखना है, ठीक है। फिर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, जिसमें से माइनस करेंगे आप, तो फिर आपका आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेंगे, और ये जो है कैसे कैलकुलेट होगा? सो हमारे पास एसेट की वैल्यू दी हुई है, जो कि एसेट की वैल्यू 2000 में हमारी थी। मतलब ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 20 अगस्त 2000, मतलब 2000-2001 की। हमारे पास CII कब से अवेलेबल होता है? 2001-2 से अवेलेबल होता है। सो यहाँ की वैल्यू है 4 लाख और यहाँ की वैल्यू है 3,60,000। तो मैंने आपको क्या बोला? कौन सी वैल्यू लेंगे? दोनों में से जो हायर है वो वैल्यू आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी लेंगे? 4 लाख वाली वैल्यू लेंगे और इसका इंडेक्सेशन करेंगे। सो 4 लाख वाली वैल्यू हमने ले ली। इंडेक्सेशन के लिए हम कैसे इंडेक्सेशन करते हैं वो समझिएगा। 4 लाख रुपीस की वैल्यू कब थी? ये वैल्यू थी हमारे 2001-2 या फिर आप बोल सकते हैं 2000-2001 में, ठीक है। अब इसका इंडेक्सेशन कैसे होगा? तो ये वैल्यू हमारी कब की है? 2001-2 की। 2001-2 का CII क्या है? 100। सो हमको कब की वैल्यू चाहिए? ये हो गई पुरानी वैल्यू। तो जो भी पुराना वाला CII होगा आप नीचे लिखेंगे, और आपको जब की वैल्यू चाहिए उसका ऊपर लिखेंगे। हम सेल कब कर रहे हैं? 2019-20 में कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर ईयर का CII क्या है? 289, ठीक है। तो जिस भी पर्टिकुलर ईयर में आप लेके जा रहे हैं उसका CII ऊपर, जिस भी पर्टिकुलर ईयर में आपने उसको खरीदा था उसका CII नीचे, ठीक है। सो 289 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू आएगी 11,56,000। सो 11,56,000 माइनस अगर हम करें इसको 13,50,000 से, सो ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 1,94,000। सो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक बार और मैं आपको ये समझा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारा सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, इम्प्रूवमेंट कवर नहीं किया गया था। अब इंडेक्सेशन कैसे होगा उसको ध्यान से समझिएगा। इंडेक्सेशन के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास है, हमको चाहिए इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन करना होता है, इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन करना होता है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर का इंडेक्सेशन करते हैं क्या? सो आंसर इज नो, इसका इंडेक्सेशन नहीं होता। इंडेक्सेशन होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। सो कैसे होगा इंडेक्सेशन? मैंने अभी आपको बताया। वैल्यू कब की लेंगे हम लेंगे अगर 2001 से पहले की है, इन दैट केस हम देखेंगे 2001-2 की वैल्यू और उससे पहले की जो वैल्यू है, सो प्रीवियस ईयर की अगर इससे पहले की कोई भी वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यूज, सो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। इंडेक्सेशन कब से होगा? 2001-2 से इंडेक्सेशन होगा। इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? समझ लीजिए हमारी वैल्यू आई 4 लाख रुपीस। अब इंडेक्सेशन क्या होगा? ट्रांसफर के ईयर का इंडेक्सेशन ऊपर आएगा, मतलब जिस भी पर्टिकुलर ईयर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ लीजिए हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 19-20 में, सो 289 आ गई। एक्विजिशन हमने किया था 2001-2 से पहले, तो हम वैल्यू क्या लेंगे? 100। फिर इसके बाद आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सिमिलर वे में हम इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। इम्प्रूवमेंट में
आप लेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। जिस भी पर्टिकुलर ईयर में आपने इम्प्रूवमेंट कराया था उसको नीचे लिखिए और जब ट्रांसफर कर रहे हैं उसको ऊपर लिखिए, ठीक है। अब समझ लीजिए हमने इम्प्रूवमेंट कराया था 2001-2 से पहले, इन दैट केस क्या होगा, सो वो वाला इम्प्रूवमेंट को आपको कंसिडर नहीं करना है। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आपने कराया है 2001-2 से भी पहले, इन दैट केस उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम 2001-2 की फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो उस फेयर मार्केट वैल्यू में आपके ये इम्प्रूवमेंट के बाद ही चेक किया जाता है, मतलब इम्प्रूवमेंट के बाद की आपकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वही चेक किया जाता है। इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2001-2 से पहले वाले को कंसिडर नहीं करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ हो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इससे रिलेटेड और भी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक पे। आई होप ये क्लियर हुआ हो। हमने कंप्लीट किया आज, हमने ट्रांसफर कंप्लीट किया, हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है वो देखा, और हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है वो देखा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई भी इंप्रूवमेंट, मैंने आपको पहले बता दिया कि 1/4/2001 से पहले का इंप्रूवमेंट हम इग्नोर करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखेगा, अगर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स है तो इनका इंडेक्सेशन नहीं होता, ठीक है। भले ये शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, लेकिन इनका इंडेक्सेशन आप नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों इंडेक्सेशन नहीं होता, क्योंकि डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। सेम रहती है मतलब अगर डिबेंचर है तो अभी आपने 100 रुपीज का खरीदा तो आगे भी उसकी वैल्यू 100 रुपीज ही रहने वाली है, लेकिन इसमें आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा एक्स्ट्रा। सिमिलर वे में बॉन्ड के लिए रहता है, बॉन्ड अगर अभी का 100 वैल्यू तो आगे भी 100 ही रहने वाला है, उसमें इंटरेस्ट बस बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है ना, इसलिए हमने बोल दिया कि इन पे आप इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। जितनी कॉस्ट थी उसमें से आप सेल वैल्यू माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सेम तरीके से कैलकुलेशन करेंगे इसमें, क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं होता। इसके आगे के पॉइंट्स और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।